हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने अगले टॉपिक की बात करेंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम पे हमने एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम का ऐसा एप्लीकेशन पढ़ा जिसमें हमने क्या पढ़ा, किसी अचालक गोले के कारण, यानी जो क्या हो एक समान रूप से आवेशित अचालक गोला है उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या थी, ये हमने निकाला था। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम गॉस थ्योरम के लास्ट एप्लीकेशन की बात करेंगे। इस लास्ट एप्लीकेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, गॉस के नियम से कूलाम के नियम का निगमन। यानी आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, गॉस के नियम के सहायता से हम कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति करेंगे, है ना। कूलाम का नियम एक बार मैं पॉइंट आउट कर देना चाहता हूँ, क्या है कूलाम के नियम में आपने क्या पढ़ा था कि अगर दो पॉइंट चार्ज Q1 और Q2 एक दूसरे से स्मॉल r डिस्टेंस पे हैं तो क्या है, इनके बीच जो फोर्स लगता है उस फोर्स का वैल्यू क्या होता है, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r²। स्टूडेंट, हम जो फार्मूला डिराइव करेंगे इसी से मिलता जुलता, यानी इसी के समरूप जो है फार्मूला दिखाएंगे और हम क्या करेंगे, अपना जो डेरिवेशन है उसको प्रूव करके दिखाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रूफ, है ना। तो प्रूफ किया जाए, चलिए देखिए सबसे पहले हम क्या कंसीडर करेंगे, सबसे पहले देखिए मान लिया गया कि माना एक बिंदु आवेश प्लस Q किसी बिंदु O पर स्थित है। मान लिया गया कि माना एक बिंदु आवेश प्लस Q किसी बिंदु O पर स्थित है। इससे स्मॉल r की दूरी पर एक अन्य बिंदु P स्थित है। एक अन्य बिंदु हमने मान लिया P स्थित है ना, जिस पर क्या है एक दूसरा परीक्षण आवेश या कोई दूसरा इस बिंदु P पर एक क्या है दूसरा आवेश Q डैश स्थित है। ठीक, तो अब देखिए कूलाम का नियम लगाने के लिए दो यानी कूलाम के नियम के अनुसार जो फोर्स लगता है बलों आवेशों के बीच, दो आवेश होने चाहिए। देखिए दो आवेश मिल गया ना, अब इनके बीच जो बल लगना चाहिए कूलाम के नियम से वही हम गॉस के नियम के हेल्प से प्रूव करेंगे, है ना। तो चलिए देखा जाए, गॉस के नियम से हेल्प से हम प्रूव करते हैं। अब क्या किया जाए, देखिए क्या क्या माना गया, हमने मान लिया कि माना एक बिंदु आवेश प्लस Q बिंदु O पर स्थित है, जिससे स्मॉल r दूरी पर एक अन्य बिंदु P स्थित है, जिस पर कि एक अन्य आवेश या परीक्षण आवेश Q डैश स्थित है। ठीक, अब क्या करना है, हमें क्या करना है, इन आवेशों के बीच लगने वाले बल का मान ज्ञात करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, बिंदु P से गुजरने वाला स्मॉल r त्रिज्या का एक वृत्तीय गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे, है ना, एक बंद पृष्ठ खींचेंगे। क्यों, गॉस का प्रमेय जो अप्लाई किया जाता है वो बंद पृष्ठ के ही रेफरेंस में क्या किया जाएगा, अप्लाई किया जाएगा, है ना। तो चलिए खींचते हैं गॉस के प्रमेय के लिए, है ना। चलिए खींचते हैं। देखिए बिंदु P से हमने क्या किया, गुजरने वाला स्मॉल r त्रिज्या का एक क्या किया, वृत्तीय गॉसियन पृष्ठ हमने खींच लिया। ठीक, बिंदु P से गुजरने वाला हमने क्या किया, एक वृत्तीय गॉसियन पृष्ठ खींचा, है ना, स्मॉल r त्रिज्या। अब क्या कर लिए, यानी एक वृत्तीय नहीं, क्या किया जाएगा, एक स्फेरिकल यानी एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ हम खींचेंगे। वृत्त तो क्लोज नहीं होगा, वृत्त प्लेन में आएगा। एक 3 डायमेंशनल यानी स्मॉल r त्रिज्या का गोलीय गॉसियन हम पृष्ठ खींचेंगे। अब क्या मान लेंगे कि इस बिंदु P के चारों ओर, इस बिंदु P के चारों ओर क्या है, इस बिंदु P के चारों ओर यहाँ पर इस गॉसियन पृष्ठ पर एक क्षेत्रफल अवयव dA स्थित है। मान लेंगे क्षेत्रफल अवयव dA स्थित है। अब क्या होगा, धनावेश है, धनावेश के कारण इस पॉइंट P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो उत्पन्न होगी इससे दूर की तरफ होगा ना, क्या होगा, दूर की तरफ, यानी इस डायरेक्शन में वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमने दिखा दिया, है ना।
और क्या है, ये गोलीय गॉसियन पृष्ठ के अभिलंबवत क्या होगा, दूर की तरफ क्या होगा, क्षेत्रफल वेक्टर का भी दिशा होगा। ये यहाँ दिखा दें, क्षेत्रफल वेक्टर डीए का भी डायरेक्शन इस दिशा में मिल जाएगा, है ना। अब क्या हुआ, वेक्टर ई और वेक्टर डीए यहाँ पे हमें मिल गए। अब मिलने के बाद हम क्या करेंगे स्टूडेंट, मिलने के बाद देखिए क्या किया जाएगा। अब इस छोटे से क्षेत्रफल अवयव डीए से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की हम चर्चा करेंगे। चलिए देखिए, डीए क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स यहाँ तो दिखेगा ना। ओके, चलिए यहाँ लिखते हैं ठीक। क्या होगा, क्षेत्रफल अवयव, क्षेत्रफल ऊपर थोड़ा लिखते हैं, क्षेत्रफल अवयव डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट, वैद्युत फ्लक्स हम निकालते हैं, क्या मिल जाएगा। देखिए यहाँ से डी फाई ई इज इक्वल टू, अगर देखा जाए तो क्या मिलेगा, ये इज इक्वल टू मिल जाएगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। देखिए इस छोटे से क्षेत्रफल अवयव डी ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हम निकालें, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। अब क्या, इसको ब्रेक करो, ई डी ए कॉस 0 डिग्री, कैसे, सिंस वेक्टर ई इज पैरेलल टू वेक्टर डी ए, ये इंप्लाई करेगा थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, है ना। ये हो गया थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। अब क्या हो गया, ई डी ए का 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, सिंस cos 0 डिग्री इक्वल टू 1 होता है, देखो ई डी ए मल्टीप्लाई 1 हो गया। यहाँ से हो जाएगा ई डी ए वैल्यू मिल गया आपको डी फाई का वैल्यू। ये क्या आया स्टूडेंट, ये छोटे से क्षेत्रफल अवयव डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हमने निकाला। अब पूरे गॉसियन पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स निकलेगा इसको फाइंड आउट कर लिया जाए। अतः क्या होगा, अतः संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए फाई ई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल डी फाई ई हो जाएगा ना, फाई ई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल डी फाई। ओके, दिख रहा है ना, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। हाँ, थोड़ा सा दिख नहीं रहा है तो थोड़ा सा मैं इसको ऐसे कर दे रहा हूँ, है ना, थोड़ा सा। ओके ठीक। क्या हो गया, अतः संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स क्या हो गया, क्लोज इंटीग्रल डी फाई। अब यहाँ से डी फाई का जो वैल्यू निकाला गया है रख दिया जाए, क्लोज इंटीग्रल डी फाई की वैल्यू रखो ई डी ए हो गया ना, ई डी ए रखा, ई को बाहर निकालो, ई इंटू क्लोज इंटीग्रल डी ए, ये आ गया। अब क्लोज इंटीग्रल डी ए इसका वैल्यू कितना होगा, ये क्या होगा, यहां से जानते हैं ई इसका वैल्यू क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा ना। पाई इज इक्वल टू कैसे हुआ, सिंस क्लोज इंटीग्रल डी ए इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर होगा। क्या होगा, गॉसियन पृष्ठ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, गॉसियन पृष्ठ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, है ना। आप थोड़ा सा और लिख सकते हैं, क्या, गोलीय गॉसियन पृष्ठ का, ऐसे भी बोल सकते हैं, गोलीय गॉसियन पृष्ठ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। ये हो गया, यहाँ तक हो गया ना। अब इसको क्या करें, इक्वेशन फर्स्ट हम कंसीडर करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। अब इसके बाद देखिए हम यहाँ लिखते हैं, थोड़ा सा हेडिंग को इरेज करते हैं, इरेज कर दिया जाए, यहाँ स्पेस बच जाएगा हमारा। चलिए यहाँ देखते हैं आप, देखिए क्या होगा आगे देखते हैं। देखिए समझ, परंतु दिख रहा ना, परंतु नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा,
दिख रहा है, थोड़ा सा है, नीचे कर देते हैं, परंतु क्या हो जाएगा, गॉस के प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, पाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखिए, यानी इस गॉसियन सरफेस से जो बद्ध पृष्ठ है, इसके अंदर क्या है, प्लस क्यू चार्ज है ना, इस वाले पृष्ठ से गुजरने वाला टोटल फ्लक्स गॉस के नियम से इतना होगा ना, इसको समीकरण 2 मान लीजिए, परंतु हमने इतना निकाला है। अब समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, दोनों का लेफ्ट बराबर, तो दोनों का राइट हैंड साइड बराबर करो, क्या हो जाएगा, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर की लाओ तो क्या मिल जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये फार्मूला मिला है ना। तो हमें ई की वैल्यू नहीं फाइंड आउट करनी है, हमें इनके बीच लगने वाला बल है ना। तो यहाँ पे दिखेगा, यहाँ लिखते हैं अतः, अतः क्या होगा, अतः आवेश क्यू डैश पर, या ऐसे लिख सकते हैं आवेशों क्यू व क्यू डैश के बीच, या ऐसे लिख सकते हैं आवेश क्यू डैश पर लगने वाला वैद्युत बल, वैद्युत बल क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आप पढ़े होंगे फार्मूला इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, पढ़े है ना, ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। तो अगर आप क्यू को इधर ले जाइए तो एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई आएगा कि नहीं, तो यही मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, क्या ई एफ इज इक्वल टू ई इंटू क्यू हो जाएगा। तो किस पे लग रहा है बल, क्यू डैश वाले पे ना, इस वाले चार्ज के कारण इस पे फोर्स क्यू डैश पे लग रहा है, यहाँ क्यू की जगह क्यू डैश हो जाएगा। ठीक, अब क्या होगा, ई का मान, इसको ना हो तो समीकरण 3 मान लीजिए, इसको समीकरण 4 मान लीजिए, क्या होगा, समीकरण 3 से ई का मान क्या करिए, समीकरण 4 में रखने पर, है ना, दिख रहा, समीकरण 4 में रखने पर दिख रहा है स्टूडेंट, दिख रहा है, ठीक, यहाँ रखने पर क्या हो जाएगा, आगे हम क्या करेंगे, ई का यह मान उठा के यहाँ पे रखो, एफ इज इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या होगा, क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू क्यू डैश। हो गया, कुछ दिख रहा है आपको। यहाँ पे देखिए एक स्टेप और मैं चलता हूँ, यहाँ से क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डैश अपॉन आर स्क्वायर। क्या आ गया स्टूडेंट, इन आवेशों के बीच लगने वाले बल का मान आ गया कि नहीं, आ गया, आ गया ना। अब ये क्या है स्टूडेंट, यही तो कूलाम का नियम है, यही कूलाम का क्या है, नियम है, यही कूलाम का नियम है। तो स्टूडेंट हमने क्या किया, हमने गॉस के नियम का, देखिए यहाँ गॉस के नियम का हेल्प लिया गया है, गॉस के नियम का हेल्प करके हमने क्या किया, इन आवेशों के बीच लगने वाले क्यू व क्यू डैश आवेशों जो एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर हैं, इनके बीच लगने वाले वैद्युत बल का हमने गणना कर लिया, क्या, कूलाम का नियम का हेल्प करके, है ना। तो इस प्रकार क्या हो गया स्टूडेंट, इस प्रकार हमने क्या किया, कूलाम के नियम के हेल्प से गॉस के नियम के हेल्प से कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति कर दी, है ना। तो ये गॉस का लास्ट एप्लीकेशन था। तो आज का ये टॉपिक यहाँ पे आज का ये टॉपिक क्या होता है, यहाँ कंप्लीट होता है, और अगले वीडियो में हम यानी अगले लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ आप लोगों के सामने आएंगे, है ना। तो आज का यह टॉपिक कंप्लीट होता है, और कोई भी कंफ्यूजन होगा तो कमेंट करके बताइएगा, है ना। तो यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट, तो आज मैं यही क्लोज करता हूँ। ओके स्टूडेंट्स।